हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के एक कहानी नन्हा संगीतकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। नन्हा संगीतकार हेनरी सेंकेविच की एक बहुत चर्चित रचना है। इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे अनाथ बालक की अल्पकालीन जीवन यात्रा का वर्णन किया है जिसे पढ़कर शायद ही कोई ऐसा कठोर दिल वाला व्यक्ति होगा जिसकी आंखें गीली ना हो गई हो। यह एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने वाले पाठकों के दिल को छू जाती है। इस कहानी के माध्यम से हमें जो लेखक है ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य होने के नाते हमें मानव गुणों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दिखाने के आदर्श एवं ढोंग से मुक्त रहना चाहिए। हम इस कहानी में लेखक कहते हैं कि हम कलाकारों की इज्जत तो करते हैं पर नई प्रतिभा को हम मौका नहीं देते हैं। अर्थात हमें कलाकारों की इज्जत तो करनी चाहिए परंतु जो नए प्रतिभा उत्पन्न हो रहे हैं हमें उनका भी स्वागत करना चाहिए। अब चलिए लेखक के बारे में हम लोग जो दो चार महत्वपूर्ण बातें जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है सबसे पहले उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम पंक्तियों के माध्यम से लाइन टू लाइन आपको व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार ऐसा समझा देंगे कि आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा और आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना पड़ेगा। हम वादे के साथ कहते हैं, बस आप पूरी शिद्दत से इस पूरे क्लास को देख लीजिए। हेनरी सेंकेविच, इनका जन्म सन 1846 ईस्वी में पोलैंड में हुआ था। सेंकेविच नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पोलैंड के प्रथम लेखक थे। अपने पुरस्कृत उपन्यास को वेडिस लिखने के लिए उन्हें इटली की यात्रा की। नन्हा संगीतकार अपनी भावी प्रतिभाओं की उपेक्षा से उपजी ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने को मजबूर करती है कि क्या हमें अपने प्रतिभाशाली बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के बजाय उन लोगों की उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए जो पहले ही स्थापित हो चुके हैं। बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और संभावनाओं को पहचानना, उन्हें विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण देना और समय समय पर उनकी सराहना करना कितना आवश्यक है, यह नन्हा संगीतकार के माध्यम से समझा जा सकता है। ऐसा ना होने पर असमय ही ऐसी प्रतिभाएं कुम्हला जाती हैं, अर्थात लुप्त हो जाती हैं। चलिए अब पंक्तियों के माध्यम से हम समझते हुए चलते हैं। देखिए चीज़ें कितनी आसान हो जाएगी आपके लिए। जब वह इस दुनिया में आया तो बेहद कमज़ोर और दुर्बल था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। कौन दुर्बल और कमज़ोर था, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिसे जो माँ है, एक बालक है जिसे कहकर चेंजलिंग कहकर पुकारती है, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हम लोग धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे देखते चलेंगे। पड़ोसी उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। माँ और बच्चे को देख आपस में अफसोस जाहिर करने लगे। उनमें लुहार की पत्नी सबसे तजुर्बेकार थी, सो अपने अंदाज में बीमार स्त्री को दिलासा देने लगी। तुम चुपचाप लेटी रहो, मैं पवित्र मोमबत्ती जलाती हूँ। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करो। यहाँ पर दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करो अर्थात वह जो लुहार की पत्नी है वह उस माँ और बच्चे को देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि यह माँ और बच्चे दोनों ही ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो इसीलिए कहती है दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करो। बेहतर होगा अगर कोई जल्दी से जाए और अंतिम कार्यक्रम के लिए पादरी को बुलाए। जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, मुसलमान धर्म में मुल्ला होते हैं, उसी तरह से ईसाई धर्म में क्या होते हैं, पादरी होते हैं। बच्चे का भी फौरन नामकरण होगा। दूसरी एक स्त्री बोली, मेरे ख्याल से तो यह पादरी के आने तक भी नहीं बचेगा। बेहतर होगा कि जल्दी नामकरण हो जाए वरना इसकी बेनाम आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। यह बोलते बोलते उसने पवित्र मोमबत्ती जलाई, शिशु को गोद में उठाया, उस पर पवित्र जल का छिड़काव करती रही जब तक शिशु ने आंखें झपकानी शुरू नहीं कर दी। साथ में पवित्र पाठ का जाप करती जा रही थी। परम पूज्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं तेरा नामकरण करती हूँ। तेरा नाम होगा जेन। याद रखिएगा इसका नाम शुरू में क्या रखा गया था, जेन रखा गया था। फिर वह मृत्यु के वक्त की जाने वाली प्रार्थना को याद करते हुए जल्दी जल्दी कुछ बुदबुदाने लगी। वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उन महिलाओं में से उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि यह जो स्त्री है और यह जो बालक है यह दोनों ही नहीं बचेंगे, अर्थात मृत्यु के समय की जाने वाली प्रार्थना को वो लोग प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, हे ईसाई आत्मा, इस दुनिया से अब विदा ले और जहाँ से जन्म लिया है वहीं शरण ले, आमीन। कहते हैं वे प्रार्थना स्वरूप कहते हैं कि हे ईसाई आत्मा, अर्थात उस बच्चे की आत्मा को कहते हैं। बच्चे को लग रहा है उन्हें कि यह बच्चा और माँ दोनों नहीं बचेंगे, तो उनके लिए यह प्रार्थना की जा रही है कि इस दुनिया से विदा ले और जहाँ से आया है उसी की शरण में चला जाए।
पर ईसाई आत्मा का इस दुनिया से विदा लेने का कोई इरादा नहीं था। उल्टे वह जोर जोर से लाते चलाने लगा। वह जो बालक था जोर जोर से लाते चलाने लगा और रोना शुरू कर दिया। बहरहाल उसका रोने का स्वर इतना क्षीण था और मंद था, क्षीण मतलब धीमा और मंद था, जैसे कि बिल्ली का कोई बच्चा हौले हौले मिमिया रहा हो। मतलब उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही मंद, मतलब धीमी और पतली थी। पादरी को बुलाया गया था। उसने आकर पूजा पाठ किया और चला गया। मरने के बजाय माँ पूरी तरह भली चंगी हो गई। हफ्ते भर में काम काज जुट गई। क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि माँ कितने दिनों में ठीक हो गई थी, तो हफ्ते भर में काम काज में भी जुट गई थी। शिशु की सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिशु की सांसें किससे लटकी हुई थी? नाजुक डोर से। जैसे नाजुक डोर जो टानने से टूट जाता है, खींचने से, उसी प्रकार उसकी सांसें भी थी। लग रहा था कि अब रुका और तब रुका। लगता था कि जैसे वह बड़ी ही मुश्किल से सांस ले पा रहा है, बेहद दुर्बल और कमज़ोर जो था। पर जब वह 4 बरस का था तो एक दिन कुटिया की छत पर पपीहे ने 3 बार कुहू कुहू की तान छेड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुटिया की छत पर किसने 3 बार तान छेड़ी थी? तो पपीहे ने। किसने छोड़ी थी तान? पपीहे ने। ठीक है। और कितने बरस का था तब? 4 बरस का था वह। ठीक है। पुलिस लोक विश्वास के अनुसार यह एक शुभ शकुन माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसके विश्वास के अनुसार यह शुभ शकुन माना जाता है? तो पुलिस लोक विश्वास के अनुसार। उसके बाद शिशु की हालत सुधरने लगी। दिन बीतते गए और वह 10 बरस का हो गया। धीरे धीरे वह कितने बरस का हो गया? 10 बरस का हो गया। पर हमेशा दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा। झुकी देह और पिचके गाल। उसके थोड़े से रूप के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसा था। तो वह दुबला पतला था, नाजुक था, उसकी देह झुकी हुई थी और पिचके गाल, उसके गाल पीछे थे। उसके बाल जो थे धूसर रंग के थे। हमेशा उसकी उजली चमकदार आंखें। उसकी आंखें कैसी थी? चमकदार थी। उसकी जो धूसर बाल थे उसके चमकदार आंखों पर हमेशा गिरते रहते थे। उन आंखों में सदैव एक ख्वाब अंगड़ाई लेता रहता। आंखें हमेशा दूर, बहुत दूर कहीं टिकी रहती, मानो कुछ ऐसा देख रही हो जो दूसरे से अनदेखा है। जाड़े के दिन में वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और ठंड के मारे रोने लगता। अक्सर वह भूख से भी बिलखता, क्योंकि माँ कई बार अलमारी या डिब्बे में खाने के लिए कुछ नहीं रखती थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अक्सर वह क्यों रोने लगता था? तो माँ अलमारी या डिब्बे में कुछ खाने के लिए नहीं रखती थी, इस कारण वह भूख के कारण भी बिलखता था और रोता था। गर्मियों में छोटे सफ़ेद झबलों में यहाँ वहाँ दौड़ भाग करता रहता, जो रुमाल से उसकी कमर में बंधा रहता था। तो वह किस में दौड़ भाग करता था? सफ़ेद झबले में। ठीक है। सिर पर पुआल की पुरानी टोपी रहती। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिर पर किसकी टोपी रहती थी? तो पुआल की रहती थी, जिसके सुराखों से उसके भूरे बाल बाहर झांकते रहते। उत्सुक निगाहें पक्षी की भांति यहाँ वहाँ भटकती रहती। बेचारी माँ क्या करती? मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। हालांकि जेन से उसे बेइंतहा प्यार था। जेन से किसे बेइंतहा प्यार था? जेन को कि माँ को। उसकी पिटाई भी खूब करती थी और उसकी पिटाई भी खूब करती थी। अक्सर उसे चेंजलिंग कहकर पुकारती थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। ठीक है, कि माँ उसे हमेशा क्या कर अक्सर पुकारा करती थी? तो चेंजलिंग। जब वह महज 8 बरस का था तभी से उसने अपने बूते पर जीना और अपनी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया था। वह कितने सालों में अपनी देखभाल खुद करने लगा था? जब वह 8 साल का था। अपने बूते पर जीना और अपनी देखभाल करना शुरू कर दिया था। कभी भेड़ चराने ले जाता। क्या क्या काम करता था वह देख लेते हैं। कभी कभी भेड़ चराने ले जाता। कभी जब घर पर खाने के लिए कुछ नहीं होता तो उसे मशरूम खोजने घने जंगल में घुस जाता था। क्वेश्चन आएगा कि वह घने जंगल क्यों जाया करता था? तो मशरूम खोजने जाया करता था। खुदा का शुक्र था कि ऐसी दिलेरी के वक्त कभी किसी भेड़िए से उसे अपना शिकार नहीं बनाया था। वह एहतियात बरतने वाले बच्चों में से नहीं था, अर्थात वह लापरवाह बच्चा था। वह कभी भी सावधानी नहीं बरतता था। उसे घने जंगल में जाने से भय भी नहीं लगता था और वह एकदम लापरवाह बच्चा था। देहाती बच्चों की तरह बातचीत के वक्त में मुंह में उंगली रख लेता था। उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते कि यह बच्चा ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। अगर जीवित भी रहा तो माँ को कभी सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका शरीर इस लायक नहीं बन पाया कि वह कड़ी मेहनत कर सके। अर्थात जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे ही उसके बुढ़ापे की लाठी होते हैं। लेकिन लोग देखकर यह कहते थे कि यह बच्चा इतना दुबला पतला और कमज़ोर है कि यह भला कैसे बड़ा होकर अपने जो बूढ़ी माँ है उसकी देखभाल कर सकता है। अर्थात इसी संदर्भ में लोग ये बात कहा करते थे कि यह ज़्यादा दिन नहीं जी पाया और जी पाएगा, और जी भी पाएगा तो अपनी माँ को सुख नहीं दे पाएगा।
उसमें एक अनोखी खूबी थी, कुदरत की जाने यह कैसी लीला थी कि उसमें नियामत बख्शी थी। संगीत से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी और यह मोहब्बत ही उसका जुनून थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको किस चीज़ से बेइंतहा मोहब्बत थी? संगीत से। ठीक है, हर किस्म की आवाज़ में उसे संगीत सुनाई देता, हर आवाज़ वह डूब कर सुनता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, लय और सुर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। वह भेड़ बकरियां चराने जाता या साथियों के साथ जंगल बेर चुनने जाता, खाली हाथ ही घर लौटता और माँ से तुतला कर बोलता, ओह माँ कैसा खूबसूरत संगीत था, कैसी मधुर तान थी, ला 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 ला। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि वह माँ को क्या कहता था? माँ को कहता था कि कैसी मधुर तान थी, ला ला ला। ठीक है, माँ से तुतला कर कहता था। चल हट बंदर कहीं का, अब मैं तेरा बाजा बजाऊंगी, ना काम का ना काज का। उसकी माँ गुस्से से चिल्लाती और कलछी से उसकी पिटाई कर देती। क्या चीज़ से पिटाई करती थी? कलछी से। बेचारा नन्हा सा बालक चीखता और दोबारा कभी संगीत न सुनने का वादा करता, मगर उसका मन तो जंगल में ही बसता था। क्वेश्चन पूछेगा, उसका मन कहाँ बसता था? जंगलों में। वह सोचता रहता कि वहाँ कितने मधुर स्वर है, तो गूंजते रहते हैं और बजते रहते हैं, पूरा जंगल गाता है, उसकी प्रतिध्वनि से जंगल गूंज उठता है। मेड़ी पर घास की पत्तियां गाती है, घर की बागिया में चिड़िया चहकती है, चेरी का वृक्ष सरसराता है और कपकपाता है। शाम ढलते ही उसे हर तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। शाम ढलते ही उसे हर तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। अर्थात इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो चेंजलिंग है, जेनको है, वह संगीत प्रेमी था। उसे प्रकृति ने एक ऐसी खूबी बख्शी थी जिससे वह क्या कर सकता था, जिससे वह तरह तरह के आवाज़ों को, ध्वनियों को संगीत के माध्यम से वह सुन सकता था। हर ध्वनि में उसे संगीत ही संगीत सुनाई देता था। देहात में सुनाई देने वाले एक से एक स्वर उसके जहन में बजने लगता जैसे समूचे गांव में मधुर स्वर लहरी गूंज उठी है। उसके संगी साथी आश्चर्य जताते, क्योंकि उन्हें तो कोई ऐसा संगीत स्वर सुनाई नहीं देता था। काम के वक्त जब वह खेतों में सूखी घास काटने जाता तो हवा की सरसराहट में खो जाता। दूर खड़ा निरीक्षक जब यूं ही निठल्ला बाल पीछे और खिसकाए हवा के संगीत में खोए हुए देखता तो फुट पट्टी उठाकर, क्या चीज़ उठाकर? फुट पट्टी उठाकर 2-3 सटाक दे मारता, ताकि इस स्वप्न दृष्टि में उसको होश में लाया जा सके। पर वह सब बेकार। आखिरकार पड़ोसियों ने उसका नाम ही रख दिया संगीतकार जेनको। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से जो जेनको है उसका नाम संगीतकार जेनको पड़ा। अर्थात उसका मन कहीं नहीं लगता था। वह काम करने भी जाता था, जैसे वह सूखी घास काटने जाया करता था, तो वहाँ का जो निरीक्षक होता था, जो देखभाल करता था, जो काम करवाता था सभी मजदूरों से, तो वह बालक भी काम करने गया था। तो वह बालक जो था हवा की सरसराहट में मधुर तरह तरह की ध्वनियों में ही खो जाता। तो दूर निरीक्षक खड़ा देखता था कि वह कार्य नहीं कर रहा, तो इस पर क्रोधित होकर वह उसकी पिटाई भी कर देता है फुटपट्टी से। इस प्रकार लोग इस तरह के उसके आचरण को देख करके उसका नाम ही रख देते हैं नन्हा संगीतकार। रात में जब मेढक टर्राते, चरगाहों पर कुक्कुट चित्कार करते, दलदल में तितलौए धमचौकड़ी मचाते हुए और पीछे मुर्गे बांग देते, तो यह बालक सो नहीं पाता था। वह चरम आनंद की अनुभूति से भर उठता और इन स्वरों में खो जाता। उसे इन तमाम मिले जुले स्वरों में एक अद्भुत सुर संगति सुनाई देता। गनीमत थी कि माँ उसे गिरजाघर नहीं ले जाती, क्योंकि वहाँ जब वाद्य यंत्रों और घंटियों की झंकार गूंजती तो बालक की आंखें धुंधली और नम हो उठती और उनमें से एक ऐसी चमक दमकने लगती मानो वह किसी दूसरी ही दुनिया की रोशनी में प्रदीप्त हो उठी हो। माँ, अच्छा हुआ, लेखक कहते हैं यहाँ पर कि अच्छा हुआ माँ उसे गिरजाघर नहीं ले जाती। अगर वह गिरजाघर जाता तो गिरजाघर में जो बजने वाले वाद्य यंत्र और घंटियाँ हैं तो उनके स्वर में तो वह और अत्यधिक खो जाता। तो यही लेखक कहना चाहते कि अच्छा हुआ उसकी मम्मी जो है उसे गिरजाघर नहीं ले जाती, क्योंकि वहाँ तो वास्तव में संगीत बजते हैं और वास्तव में जो वाद्य यंत्र है बजते हैं, जबकि उसे प्रकृति के माध्यम से हवा और चिड़ियों की आवाज़ में ही उसे तरह तरह के जो संगीत है सुनाई देने लगते हैं। तो वह जब वास्तव में संगीत सुनता तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होती? अच्छा हुआ जो उसकी माँ है उसे गिरजाघर न ले गई। रात के वक्त गांव में पहरा देने वाले चौकीदार कभी कभी यूं ही खुद को जगाए रखने के लिए तारे गिनने लगता या बेहद धीमे किसी कुत्ते से गपियाने लगता। ऐसे वक्त कई बार उसने शराब खाने की धुंधली रोशनी में छोटे सफ़ेद झबले में जेनको को यहाँ वहाँ दौड़ते देखा था। जो रात का जो चौकीदार है, गांव में जो पहरा देने वाला है, वह खुद को जगाए रखने के लिए मतलब यूं ही बातें करते रहता था, चाहे कुत्तों से कुछ न कुछ कहता रहता था और तारों को गिनता रहता था आसमान की तरफ देखकर। लेकिन कभी कभी वह क्या देखा करता था, कभी कभी वह जो जेनको है वह रात के समय
छोटे सफ़ेद झबले पहनकर यहाँ वहाँ दौड़ा करता था। तो यह जो चौकीदार है उसे यह क्रिया देखा करता था रात के समय। हालांकि वह बालक कभी शराब खाने के भीतर नहीं जाता था। वहाँ एक शराब खाला भी था, मधुशाला भी था, उसके भीतर नहीं जाता था। वह दीवार से सटकर बैठ जाता और भीतर का संगीत सुनने की कोशिश करता। भीतर जब कोई युगल संगीत की मधुर धुन पर थिरकते और झूमते तो पैरों की थाप और बालाओं के मस्ती भरे स्वर सुनाई देते। जो मधुशाला है उसके अंदर तरह तरह के जो संगीत बजते थे, नृत्य होता था, तो झूमते तो पैरों की थाप और बालाओं के मस्ती भरे स्वर उसे सुनाई देते थे। वह क्या करता था, वह मधुशाला के अंदर नहीं जाता था, वह मधुशाला की जो दीवार है वह उसके सहारे बैठकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता था। हौले हौले वायलिन बजता रहता, पियानो का तेज स्वर गूंजता रहता, खिड़कियां रोशनी से नहा उठती, डांस फ्लोर का काठ चरमराने गाने और झूमने लगता। जैन को तल्लीन होकर यह सब सुनता। ऐसी मधुर धुन वाले वायलिन को पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। अब यहाँ से हम देखने वाले हैं कि उसके सर पर एक भूत सवार हो जाता है और वह भूत है वायलिन को पाने की इच्छा। मगर अफसोस उसके नसीब में यह सब कहाँ, वह इसे कैसे पा सकता था। काश वे उसे एक बार वायलिन हाथ में लेने भर देते तो वह धन्य हो उठता, पर नहीं, उसकी बदकिस्मती में तो बस सुनना लिखा था। वह देर तक भूत बना सुनता रहता जब तक दूर से अंधेरे को चीरता चौकीदार की आवाज़ ना आ जाती, चलो अब जाओ, सोने का वक्त हो गया है। चौकीदार भी उसे कुछ नहीं कहता था क्योंकि वह मधुशाला के अंदर नहीं जाता था। बालक मधुशाला की दीवारों पर सटकर ही कान लगाकर मधुर संगीत को सुनने का प्रयास करता था। लेकिन जब अधिक रात हो जाती थी तो चौकीदार भी उससे कहता था कि जिनको चलो अब जाओ, बहुत ही रात हो गई है, तुम अपने घर को चले जाओ। तब वह नन्हा सा बालक नंगे पांव रात के अंधेरे में भागते हुए कुटिया की ओर जाता, पर वायलिन के स्वर देर तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। इस तरह हम देखते हैं कि वायलिन का जो भूत है उसके सर पर सवार हो जाता है और वह उसे पाने के लिए अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, जिसे हम कहानी में आगे पढ़ेंगे। जब फसल काटने या शादी विवाह के मौके पर बाजे और सारंगी बजती तो उसे खूब आनंद आता। ऐसे वक्त वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और कई कई दिनों तक एक लफ्ज़ तक भी नहीं बोलता था। क्वेश्चन आएगा कि शादी ब्याह के मौके पर क्या बजते थे, तो बाजे और सारंगी बजते थे। ठीक है। दमकती आंखों के सामने की ओर यूं टिकी रहती जैसे रात के वक्त बिल्ली की आंखें दिखती हो। रात के वक्त जैसे बिल्ली की आंखें चमकती है, उसकी भी आंखें वायलिन के सामने उसी तरह से चमकती रहती थी। आखिरकार उसने काठ के फलक से अपने लिए एक सारंगी बना ही डाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने किस चीज़ से बनाई थी सारंगी? काठ के फलक से। घोड़े के बाल का तार के रूप में प्रयोग किया। तार के रूप में किसका प्रयोग किया था? घोड़े के बाल का, क्योंकि वह बहुत मजबूत होते हैं, बहुत धारनुमा होते हैं, इस्तेमाल किया। पर उसके स्वर मैखाने में बजने वाले वायलिन जैसे मधुर नहीं थे। मैखाने में जैसा स्वर बजता था वायलिन का, वैसा मधुर तो नहीं था, लेकिन काम चलाने लायक सही था। तारों से बेहद महीन स्वर निकलता, मानो मक्खियाँ कीड़े मकोड़े भिन भिन कर रहे हों। तारों से इतना पतला महीन स्वर निकलता था जैसे मानो कीड़े मकोड़े भिन भिन आ रहे हों। फिर भी वह सुबह देर तक उसे बजाता रहता। हालांकि उससे अपनी इस लत के लिए बहुत मार भी खानी पड़ती थी, पर वह यह सब छोड़ना उसके बस में नहीं था, यह तो उसकी फितरत में था। वह अपने इन क्रियाकलापों के लिए बहुत मार भी खाता था। वह रात भर सारंगी बजाता था और तरह तरह के इन्हीं कार्यों में अपना समय जो व्यतीत करता था। कभी कभी माँ गुस्से से संगीत के चलते उसकी पिटाई भी कर देती थी। वह कसम भी खाता था कि वह दोबारा से नहीं करेगा, लेकिन उससे हो नहीं पाता था क्योंकि वह इसकी फितरत में था। यह सब छोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। बालक दिनों दिन कमज़ोर और दुर्बल होता जा रहा था। बालों का गुच्छा पहले से घना, आंखें हर वक्त चौकन्नी और आंसुओं से भरी रहती, छाती और गाल धंसते जा रहे थे, पर वह कभी भी आम बच्चों की तरह तंदुरुस्त नहीं हो पाया। उसका वही हाल था जो उस बेचारी गरीब सारंगी का था। अर्थात जो लेखक है वे यहाँ पर वह जेनको और सारंगी की तुलना दोनों एक समान करते हैं, जो मुश्किल से ही बज पाती थी। जिस तरह से वह जो सारंगी है वह उस खूबसूरत वायलिन की तरह नहीं बज पाती थी, उसी तरह से यह जो जेनको है वह भी एक सामान्य बच्चों की तरह विकसित नहीं हो पाया था। फसलों की कटाई के वक्त तो वह लगभग फांके ही करता था, क्योंकि ऐसे वक्त वह महज कच्चे सलजम खाकर जीवित रहता था। क्वेश्चन आएगा, जब फसलों की कटाई के समय वह क्या खाकर जीवित रहता था? कच्चे सलजम। उसकी एक ही चाहत थी कि किसी तरह उसे वायलिन मिल जाए। उसकी क्या चाहत थी? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो उसकी वायलिन ही चाहत थी, मगर अफसोस उसकी इस चाहत ने उस बदनसीब की जान ले ली। लेकिन क्या पता था, किसे पता था
कि यह जो चाह है आगे जा कर के उसकी मौत का कारण ही बन जाएगी उस बदनसीब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी लंबी कहानी है, धैर्य बना कर रखिए और जितना समझा रहे हैं पूरी शिद्दत से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा और पूरा तरह से एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। ऊपर बंगले का मालिक बैरन और उसका पूरा परिवार अरसे से इटली में रह रहा था। बंगले की देखभाल करने वाले वर्दीधारी सिपाही के पास एक वायलिन था। क्वेश्चन आएगा कि बैरन और उसका पूरा परिवार कहाँ रहता था? इटली में रहता था। ठीक है, बंगले की देखभाल के लिए उसने किसे रखा था? एक सिपाही को रखा था, वर्दीधारी। ठीक है, उसके पास क्या था? एक वायलिन था जो कभी कभी वह अपनी खूबसूरत प्रेमिका या नौकरों को खुश करने के लिए बजाता था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वह किसके लिए इस वायलिन को बजाता था। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको जितना लाइन टू लाइन पढ़ाते जा रहे हैं आप पूरी शिद्दत के साथ समझिए और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा और इसी सबसे शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छा से 1 से 2 बार कहानी को मेरा सुन लीजिएगा जैसा हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बैरन उसका पूरा परिवार इटली में रहता था। बंगले की देखभाल के लिए वर्दीधारी सिपाही को रखा था जिसके पास एक वायलिन था और वह वायलिन कब बजाता था? तो सिपाहियों को खुश करने या अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए। जैन को अक्सर ऊंचे ऊंचे पौधों के बीच नौकरों के हॉल के दरवाजे के पास दुबक कर बैठा रहता। उस पर एक ही धुन सवार था रहती कि किसी तरह संगीत को सुन सके या फिर कम से कम वायलिन की एक झलक पा सके। वायलिन हमेशा दरवाजे के सामने दीवार पर टंगा रहता था। वायलिन कहाँ टंगा रहता था? सामने की दीवार पर। बालक हसरत भरी निगाहों से उसे निहारता। उसे ऐसे वक्त उसकी समूची आत्मा आंखों में उतर आती। उसके लिए यह दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। क्वेश्चन आएगा, उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या थी? वायलिन थी। अचानक एक मूक चाहत ने उसे जकड़ लिया। काश किसी तरह वह एक बार उसे अपने हाथों से छूकर या बहुत नज़दीक से जाकर देखे। इस ख्याल मात्र से ही उसका दिल बल्लियाँ उछलने लगा। उसका दिल बल्लियाँ क्यों उछलने लगा? उसके दिल में क्यों बल्लियाँ उछलने लगा? तो उसकी एक ही चाहत थी कि किसी तरह वह एक बार उसे अपने हाथों से छू ले वायलिन को और या तो उसे करीब से जाकर के देख ले। एक शाम उसने देखा कि नौकरों के कमरे में कोई नहीं था। पूरा परिवार इटली में रह रहा था, घर खाली था। वर्दीधारी सिपाही भी अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने गया था। वर्दीधारी सिपाही उस दिन कहाँ गया था? प्रेमिका के साथ घूमने। झाड़ियों में छिपा जैन को दरवाजे की झिर्री में बहुत देर से अपने लक्ष्य पर नजर टिकाए हुए था। लक्ष्य उसका क्या था? वायलिन को पाना। चंद्रमा अपने पूरे शबाब के साथ आसमान में दमक रहा था। चांदनी रात थी। कमरे के भीतर उसकी किरण एक ऐसा घेरा बना गया था जो सामने की दीवार पर पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे रोशनी का यह घेरा वायलिन पर सिमट गया और वायलिन रोशनी में नहा उठा। बालक ने देखा कि घने अंधेरे के बीच दूधिया रोशनी में वायलिन चमक रहा था, इस कदर उज्जवल कि उसकी चकाचौंध से वह बौरा गया। उसके तार, गर्दन, किनारे सब कुछ साफ दिख रहे थे। अर्थात वह वायलिन की बात की जा रही थी। उसके तार, उसके नेक जो है सब साफ साफ दिख रहे थे। खुटिया जुगनू की मानिंद चमक रही थी। वायलिन का गज भी एकदम जादू की छड़ी के माफिक था। वाह, कितना खूबसूरत है, एकदम जादुई। जैन को ललचाई नज़रों से उसे ताकने लगा। वह लताओं के बीच दुबक कर बैठा था। उसकी कोहनियाँ कमज़ोर घुटनों पर टिकी हुई थी। अवाक निश्चल उस चीज़ पर टकटकी बांधे वह मायूसी से भर उठा। अगले ही पल उत्कंठ आकांक्षाओं ने उसे घेर लिया। क्या यह कोई जादू है या कुछ और? वायलिन का जुनून उस पर मंडरा रहा था। किसका जुनून मंडरा रहा था? वायलिन का। क्षण भर के लिए वायलिन अंधेरे में डूब गई और फिर दुगुनी आभा से वह चमक उठी। थोड़ी देर के लिए बादल आते हैं चंद्रमा की रोशनी में और पुनः जब बादल छट जाते हैं तो वह जो एक पल के लिए जो रोशनी थी वायलिन से हट जाती है, लेकिन पुनः दुगुनी आभा के साथ वह रोशनी चमक उठती है, जिससे जो वायलिन है और भी खूबसूरत लगने लगता है। जादू, वाकई जादू ही था। इसी बीच हवा सरसराने लगी, पेड़ डोलने लगे, लताएं मंद मंद फुसफुसाने लगी और यह सभी मानव बालक को उकसा रहे थे। चलो जैन को, आगे बढ़ो, वहाँ कोई भी नहीं है, जाओ जैन को। रात उजली और निर्मल थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा था। रात कैसी थी? उजली और निर्मल थी। बगीचे में तालाब के किनारे बुलबुलों ने कहना शुरू कर दिया, कभी हौले हौले तो कभी ज़ोर से। उसके गीत के बोल थे, यहाँ पर थे होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, हिम्मत करो, जाकर छू लो प्यारे। जितनी तरह की वहाँ जो लताएं थी, वहाँ पर जो पेड़ पौधे थे, हौले हौले उससे कह रहे थे फुसफुसा करके कि आगे बढ़ो, हिम्मत करो और जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अर्थात वायलिन को जाकर के तुम प्राप्त कर लो और छू लो। एक ईमानदार काला कौवा बालक के सिर पर मंडराने लगा। काँव काँव कर बोला, नहीं जैन को,
नहीं, कौवा उड़ गया। बुलबुल अभी भी गा रही थी। लताएं दुगुने वेग से फुसफुसाने लगी, जाओ, वहाँ कोई नहीं है। वायलिन अब भी चंद्रमा की रोशनी के घेरे में टंगा हुआ था। अब वह घनी लताओं के पीछे से उठ खड़ा हुआ। दहलीज पर उस नाजुक बालक की धौंकनी की तरह चल रही सांसों को साफ सुना जा सकता था। क्षण भर बाद ही वह सफ़ेद झबला ओझल हो चुका था, अर्थात वह धीरे से कमरे में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगता है। केवल एक नन्हा पैर सीढ़ियों पर दिख रहा था। दोस्त कौवे ने एक बार फिर व्यर्थ में चक्कर काटकर आगाह किया, नहीं नहीं, पर जेनको भीतर घुस चुका था। जेनको से रहा नहीं गया उस वायलिन को प्राप्त करने के लिए, तो वह भीतर घुस जाता है घर के। तालाब में मेढक अचानक टर्राने लगा, मानो किसी ने उन्हें डरा दिया हो। फिर अचानक शांत हो गए। बुलबुल ने गाना बंद कर दिया। जो जिनको था उस पर वायलिन को पाने का इतना भूत सवार हो गया कि वह किसी की भी नहीं सुनता। हालांकि वह कौवा उसे ईमानदार कौवा था और उसे संदेश दे रहा था कि नहीं जिनको यह गलत है तुम मत जाओ, लेकिन बुलबुल उसे बार बार जाने के लिए आग्रह कर रही थी, तो उससे रहा नहीं जाता है और वह आवेग में आकर आखिरकार वायलिन जो जिस कमरे में रखा होता है उसमें घुस ही जाता है। बेलों की फुसफुसाहट भी थम गई। इस बीच जैन को अपने लक्ष्य की ओर करीब पहुंच गया था, पर भय ने उसे जकड़ लिया। घर के भीतर लताओं की छाया पड़ रही थी। झुरमुट में वह जंगली जीव की भांति दिख रहा था। वह तेज चल रहा था, पर सांसें धीमी चल रही थी। पूर्व से पश्चिम की ओर गर्मियों की कपकपाती लपकाती बिजली से पूरा कमरा क्षण भर के लिए रोशनी हो उठा, अर्थात बिजली कड़कने लगी। उसी दिन एक पल में दोनों हाथ और पैरों पर झुका बेचारा जिनको कांपता दिखाई दिया। वायलिन के पास सिर को आगे की ओर फैलाकर वह पालथी मारकर बैठा था। फिर बिजली कड़कनी बंद हो गई। चंद्रमा को बादलों ने ढक लिया। चारों ओर निस्तब्धता पसर गई, अर्थात चारों ओर चुप्पी छा गई। चंद्रमा को बादलों ने ढक लिया और चारों ओर चुप्पी छा गई। एक विराम के बाद अंधेरे में हल्के क्रंदन की आवाज़ आई, मानो किसी ने अनजाने में तार को छेड़ दिया है। उसी वक्त कमरे के कोने से कर्कश मगर उनिंदी आवाज़ फूट पड़ी। अर्थात बालक ने क्या किया? बालक ने वायलिन को छुआ और जैसे ही उसने वायलिन के तारों को छुआ तो उसमें से एक ध्वनि की उत्पत्ति हुई, जैसे उसने तारों को छेड़ दिया हो। कौन है वहाँ? दीवार से माचिस की तीली रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। अर्थात एकाएक रोशनी की लहर फूट पड़ी और फिर हाय राम, गालियों, घूंसों और मुक्कों की बरसात होने लगी। बच्चा रोने लगा, बिलखने लगा, याचना करने लगा, ईश्वर के वास्ते। कुत्तों का भौंकना, रोशनी लेकर लोगों की भगदौड़ शुरू हो गई। पूरे घर में खलबली मच गई। अर्थात जैन को पकड़ा जाता है। जो वर्दीधारी सिपाही है उसे पकड़ लेता है और उसे खूब मारता पीटता है और उसे गालियाँ भी बकता है। 2 दिन बाद अभागा जैन को मजिस्ट्रेट के सामने था। क्या चोरी के जुर्म में उस पर मुकदमा चलाया गया? ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया? 2 दिन बाद अभागा किसके सामने वह प्रस्तुत हुआ था? मजिस्ट्रेट के सामने। क्या चोरी के जुर्म पर उस पर मुकदमा चलाया गया जाए? बेशक। न्यायाधीश, यहाँ धीरा नहीं होगा, न्यायाधीश होगा। ठीक है, न्यायाधीश। और मकान मालिक ने कटघरे में खड़े अपराधी को देखा। मुंह में उंगली डाले, फटी भयभीत आंखें, छोटा दुर्बल गंदा चोटों से भरा हुआ बालक चुपचाप खड़ा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि क्यों और उसे यहाँ लाया गया। वह महज 10 वर्ष का बालक था। उसे इतना भी ज्ञात नहीं था कि उसने किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की थी। उस छोटे से बालक को तो संगीत से अत्यधिक प्रेम था, तो वह वायलिन की जो पाने की चाह है उसी आवेग में यह गलती कर बैठता है, न कि वह चोरी करता है। पर फिर भी वो जो बेरहम लोग होते हैं, जो वह वर्दीधारी सिपाही होता है, उसको बहुत मारता है और उसे गालियाँ भी बकता है और तो और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी होना पड़ता है चोरी के जुर्म में। इस बात से पूरी तरह अनजान कि क्यों और उसे क्यों पकड़ कर लाया गया और वे लोग उसके साथ क्या करने वाले, बालक को कुछ भी पता नहीं था। वो तो बेचारा मासूम छोटा सा बालक है। न्यायाधीश सोच में पड़ गया कि इस कदर दुर्बल महज 10 वर्ष के अभागे को क्या दंड दिया जा सके, जो अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। क्या इसे कैद खाने में भेजा जा सकता है? यूं भी बच्चों के साथ इतना बेरहम नहीं हुआ जा सकता। क्या बेहतर यही नहीं होगा कि चौकीदार उसे ले जाकर बेंत से उसकी पिटाई कर दे थोड़ा सा, जिससे उसे दोबारा चोरी न करने का सबक मिल जाए? इस तरह मामला भी निपट जाएगा। मजिस्ट्रेट ने सबसे अच्छा रास्ता निकाला कि एक काम करता हूँ, इस छोटे से बच्चे को चोरी के जुर्म में क्या सजा दूँ? यह तो 10 वर्ष का बालक है, इसे तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि इसने एक चोरी की है, और यह चोरी नहीं है, वह तो उसने संगीत से अपने जो वायलिन के प्रति जो प्रेम है उसी को प्राप्त करने के लिए वह यह गलती कर बैठता है।
तो मजिस्ट्रेट वो इससे कहते हैं कि ठीक है, इसे दंड नहीं दिया जाता, इसे सज़ा के रूप में क्या किया जाए, जो वर्दीधारी सिपाही उसी को सौंप दिया जाए और कहा जाए कि इसे 2-4 अपने बेंत से पिटाई कर दो और उसके बाद इसे छोड़ दो, इसको इसकी चोरी की सज़ा भी मिल जाएगी और आगे से सबक मिल जाएगा तो यह चोरी नहीं करेगा। इस तरह मामला दोनों तरह से निपट जाएगा, बच्चे को सज़ा भी नहीं मिलेगी और वह सबक भी सीख जाएगा। मजिस्ट्रेट यह बात कहते हैं। हाँ, यही बढ़िया रहेगा। चौकीदार को बुलाया गया, इसे ले जाओ, चेतावनी के बतौर बेंत से पिटाई करो। किस चीज़ से पिटाई करने की आज्ञा दी जाती है? बेंत से। मोटी बुद्धि वाले चौकीदार ने अपना सिर हिलाया। जेनको को वह किसी बिल्ली के बच्चे की माफिक बगल में दबा कर ले गया, अस्तबल ले गए, अर्थात जहाँ घोड़े रहते हैं। या तो बालक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अथवा वह इस कदर भयभीत था कि उसने मुंह तक नहीं खोला। भयभीत नन्हे परिंदे की भांति चारों ओर देखने लगा। उसे जब तक एहसास हुआ जब चौकीदार ने पकड़कर फर्श पर लिटा दिया और उसे हाथ से पकड़कर बेत से पीटने लगा। बेचारा जेनको चीख पड़ा, माँ। हर वार के साथ उसकी आवाज़ क्षीण और कमज़ोर होती जाती थी। कुछ देर बाद वह चुप हो गया, फिर उसने माँ को पुकारना बंद कर दिया। बेचारा टूटा हुआ वायलिन। क्रूर चौकीदार ने इतनी बड़ी बेरहमी से बालक को पीटा था। यूं भी अभागा नन्हा जेनको हमेशा कमज़ोर, दुबला पतला और कमज़ोर था, बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता था। आखिर उसकी माँ आई और उससे बच्चे को अपने साथ ले गई, पर उसे गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। वह जो चौकीदार होता है इटली में रहते बैरन परिवार का, वह इतना मोटा बुद्धि वाला होता है, वह बड़ी क्रूरता के साथ उस छोटे से दुबले पतले कमज़ोर बालक की पिटाई करता है। वह एक पल के लिए यह भी नहीं सोचता है कि इस छोटे बच्चे में इतने प्राण भी नहीं है कि इसकी इतनी पिटाई की जाए। मजिस्ट्रेट ने उससे मात्र 2 से 3 बेंत पिटाई करने के लिए कहा था, लेकिन वह बड़ी क्रूरता से इसे मारता है। धीरे धीरे इसकी हालत अब इतनी नाजुक हो जाती है कि वह मरने के कगार पर आ खड़ा होता है। वह चल भी नहीं पाता है और अंत में जब उसकी माँ आती है तो उसे गोद में उठा करके ले जाती है। अगले रोज़ जेनको उठ नहीं सका। तीसरे रोज़ उसने आखिरी सांसें ली। बेचारा पिटाई खाने के तीसरे दिन बाद वह अपनी आखिरी सांस लेता है और उस दुनिया से विदा ले लेता है। घोड़े की जीन कपड़े से ढके बिस्तर पर वह हमेशा की नींद में सो गया। जब तक वह इस मृत्यु के आगोश में था तो खिड़की के पास चेरी के वृक्ष पर अबाबिल पक्षी चहकने लगे। चेरी के वृक्ष पर कौन से पक्षी चहक रहे थे? अबाबिल पक्षी। सूरज की किरणें भीतर झांकने लगी और बालक के लच्छेदार बालक रसहीन सूखे चेहरे के चारों ओर तारों की ज्योति का एक पुंज दमकने लगा। मानो किरणों ने इस नन्हे से बालक की आत्मा को स्वर्ग में ले जाने का मार्ग बना दिया था। ऐसे बदनसीब बालक को कम से कम मृत्यु की इस घड़ी में सूरज की रोशनी से भरा एक उज्जवल और चौड़ा मार्ग नसीब हुआ, वरना जीवन भर उसने कटीले रास्तों पर ही चलना पड़ा था। बेचारा जब तक जीवित था तब तक उसके जीवन में कांटे ही कांटे थे, लेकिन मरने के प्रति उसके चेहरे पर एक ज्योति की आभा थी। बालक अभी भी बाहरी दुनिया की आवाज़ों के प्रति सचेत था, जो खिड़की की मार्फत भीतर जा रही थी। खिड़कियों के माध्यम से जो बाहर की आवाज़ें घर के अंदर आ रही थी, उन आवाज़ों के प्रति जो बालक था अभी भी सचेत था। वह थोड़ा मोड़ा हिलडुल कर पा रहा था, अर्थात उनको सुन पा रहा था, उन आवाज़ों को महसूस कर पा रहा था। शाम का वक्त था। खेतिहार बलाएं काम से लौट रही थी और गाते हुए जा रही थी। पास से ही नदी की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही थी। जेनको ने आखिरी मर्तबा देहात के संगीत को सुना। घोड़े की जिन के कपड़े पर उसके पास ही पर वह सारंगी भी रखी थी, जो उसने काठ के टुकड़े से बनाई थी। मरनासन का चेहरा अचानक चमक उठा और उसके सफ़ेद होंठ फुसफुसाए। माँ, क्या बात है मेरे लाडले? माँ ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ सिसकियों में दबक गई। माँ, भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा? हाँ मेरे बच्चे। वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। भीतर जज्बा आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। वह केवल बुदबुदाई, ओ जीसस। फिर मेज़ पर सिर रखकर फूट फूट कर विलाप करने लगी। सब खत्म हो चुका था। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि नन्हे संगीतकार की आंखें खुली और निश्चल थीं। जब मुख पर शांति, गंभीरता और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। सूरज डूब चुका था। नन्हे जैन को ईश्वर तुम्हें शांति दे। अगले रोज़ बैरन और उसका परिवार वाले इटली से अपने बंगले में लौट आए। घर के दूसरे सदस्यों के साथ बेटी और उसका मंगेतर भी था। घर के साथ कौन कौन थे सदस्य में? उसकी बेटी और उसका मंगेतर था एक। इटली वाकई कितना दिलकश देश है, युवक बोला। युवक क्या कहता है? इटली कितना दिलकश देश है। हाँ, वहाँ के लोग शानदार है, कलाकारों का देश है। इटली किसका देश है? कलाकारों का देश है। वाकई उनकी कला को देखने में, उसे प्रोत्साहित करने में कितना आनंद मिलता है, नवयुवती ने जवाब दिया। जेनको की कब्र पर कितने ही कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे।
इन पंक्तियों में हमें देखने को मिलता है कि जो तथाकथित सभ्य समाज है उसकी बर्बरता को दर्शाते हुए कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि इटली जो अपने संगीत एवं कला के लिए जाना जाता है, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति वैरन क्या इटली में रहते हुए भी कुछ सीख नहीं पाया और एक कलाकार की इतनी क्रूरता से पिटाई पर, इतनी कड़ी सज़ा पर उसका दिल नहीं पिघला। कलाकार के देश में कला की ऐसी दुर्गति तो शायद ही कहीं देखी गई होगी। कलाकारों का देश तो है इटली, वहाँ कलाकारों की इज्जत तो है, पर जो नई प्रतिभा जन्म ले रही है उसे पनपने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है और उसकी बड़ी बेरहम से पिटाई करके उसकी मृत्यु कर दी जाती है और किसी को इससे फ़र्क भी पड़ने नहीं वाला है। लेखक हमसे कहते हैं कि हमें कलाकारों का सम्मान करना चाहिए, जो प्रसिद्धि पा चुके हैं हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए, परंतु जो नई प्रतिभा जन्म ले रही है हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, जो यह रचना में हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। तो यही लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो कहानी थी कितनी मार्मिक कहानी है और किस प्रकार हमने इस सारे जो पंक्ति के माध्यम से समझते हुए कहानी को पूरे अच्छे से आपके सामने रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और 1 से 2 बार सुन लेने से ही मात्र आपको लाइन से लाइन व्याख्या करा दिए हैं और आपको पूरा कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 5 से लेकर 12 का सिलेबस आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा और 10 क्लास का बोर्ड का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। सारे सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर इस चैनल पर कवर कर दूँगा, इसलिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।